नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये प्राप्ति नाम की लड़की का भेजा हुआ सत्य घटना के ऊपर आधारित वीडियो है। दरअसल ये जो कहानी है प्राप्ति के दूर के रिश्ते के चाचा के साथ बीती, उनके परिवार के साथ बीती है। अब इनका नाम हम रमेश रख देते हैं क्योंकि प्राप्ति ने इनके चाचा का नाम डिस्क्लोज नहीं किया। जो रमेश थे पेशे से गवर्नमेंट स्कूल में कुक का काम किया करते थे। इनकी वाइफ भी एक गवर्नमेंट फील्ड में ही किसी चीज का काम किया करती थी। ये लोग एक बहुत छोटे से एकदम सिंपल से गांव में रहा करते थे। इनकी वाइफ की जो माँ थी वो दूसरे गांव में रहा करती थी। ये भी बड़े ही सिंपल और छोटे से गांव में रहा करती थी। वो गांव तो इतना ज्यादा छोटा था कि गिनती के 4-5 घर वहां पर हुआ करते थे, मतलब दूर 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 दूर, बहुत ही सिंपल जगह। जो इनकी जो सास थी, मतलब इनकी वाइफ की माँ, वो जब अपने गांव से इनके गांव आती थी ना तो उनका एक नियम था कि बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आती थी क्योंकि उनकी बेटी को फ्रूट्स खाने का बहुत ज्यादा शौक था। अभी पिछले साल की बात है, वो प्लान करती है कि मैं अपने बेटी के घर जाऊंगी, ढेर सारे फ्रूट्स लेके जाऊंगी और लगभग 15 दिन वहां पर बिताऊंगी और फिर अपने गांव वापस लौटूंगी। अब क्या था, जब ये फ्रूट लेके जाती थी खरीद के नहीं ले जाती। ऑब्वियसली गांव में बहुत कम लोग सब्जी फ्रूट ये सब खरीदते हैं, लोग बगीचों में ही हो जाते इतने की खरीदने की जरूरत कम पड़ती है। तो इनके घर के पास, मतलब जहां पर ये रहती थी, इनके घर के पास ही एक बगीचा था। वो किसी और का बगीचा था, कोई पाटिल फैमिली थी, उनका बगीचा था। वो बगीचे में जाती थी चोरी छुपे और तोड़ती थी वहां से फ्रूट्स और लेकर आती थी, बैग में रखती थी और अपनी बेटी के गाँव जाती थी। तो पिछले साल की बात है, मैं बता रहा था कि यही करती है रात के 2-3 बजे। अब रात के 2-3 बजे ही क्यों? क्योंकि सुबह होते से 4 बजे से ही वहां पे लोग पहरा लगा देते थे, घूमने फिरने लगते थे, तो पता चल जाएगा ना कि फ्रूट्स किसने तोड़े हैं। इसलिए ये 2-3 बजे ही वहां पे जाके फ्रूट तोड़ा करती थी। तो ये पिछले साल की रात भी ये रात के 2 बजे के आसपास वहां पे फ्रूट तोड़ने के लिए गई। फ्रूट तोड़ने के लिए गई तो, लेकिन ना जाने उन्होंने वहां पर ऐसा क्या देख ली कि देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई। फ्रूट्स भी लेके नहीं आए और दौड़ते हुए घर पर पहुंचे। उस घर में उनके 2 बेटे एक बेटी रहते थे। पता नहीं कैसे उन्होंने जब उनकी हालत देखी तो बहुत ज्यादा घबरा गए। वो बहुत रो रही थी, अजीब सा बिहेव कर रही थी और उनका शरीर पूरा तप रहा था। सबने बार बार पूछे कि आपने ऐसा क्या देख लिया, बगीचे में क्या देख लिए। वो बता ही नहीं पा रही थी, रोने लगती थी, बहुत ज्यादा डरी हुई। उनको फीवर रहा, उनकी तबीयत खराब रही, लगातार वो रोती रहती थी और 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। घर के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा गए कि तो अभी तो अच्छी खासी थी, अपनी बेटी के घर जाने वाली थी, दूसरे गांव में फ्रूट्स तोड़ने के लिए गई थी और ना जाने क्या बगीचे में देख ली उसकी मृत्यु हो गई। इनके जो बेटे थे ये हमेशा मना करते थे कि रात के समय उस बगीचे में मत जाना, वहां पे परेशानियां होती है लोगों को, लेकिन वो समझती नहीं थी, निडर थी, हट करती थी बहुत ज्यादा। इस वजह से वो जाती थी, उनको फर्क भी नहीं पड़ता था ये सारी बातों से। ना जाने अपनी जिद के कारण उन्होंने क्या ऐसा देख लिया और उनकी ऐसी मृत्यु हो गई। अब ये बात पता चली किसको? उनकी उसी बेटी को जिनके घर ये जाने वाली थी, रमेश की वाइफ को। अब जैसे ही पता चले तो घबरा गए। रमेश अपनी वाइफ को लिए और अपनी माँ के गांव पर आ गए। माँ पर देखिए इनका जो लास्ट सिचुएशन थी, अंतिम संस्कार की वो सारी प्रक्रिया की जा रही है, अर्थी सजाई जा रही है, अर्थी लेके जाते हैं। थोड़ी ही दूरी पर उनके घर से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर खुला मैदान, मैंने बताया ना बहुत कम घर थे, 4-5 घर थे, खुला मैदान था। वहां पे एक नहर, नदी समझते हैं आप लोग, नहर थी और उसके पास ही शमशान घाट गांव के लोगों ने बना दिए थे, वहीं पे लाशों को जलाया जाता था। वहीं पर ले जाते हैं, उनकी लाश जला ही रहे थे कि अचानक से रमेश को उनके गांव से फोन आता है। ये फोन बहुत अर्जेंट था, काम से रिलेटेड था। वो बोलते हैं तो गड़बड़ हो गई, अर्थी अभी ठीक से जली भी नहीं है और हमें निकलना पड़ेगा। इनकी वाइफ भी इस बात को समझती है और अपनी माँ की जलती हुई लाश को छोड़कर अपने पति के साथ अपने गांव जाने की डिसाइड कर लेती है। ये लोग जल्द से जल्द, अब इनके पास कोई व्हीकल नहीं था खुद का, वहां पे कोई बस नहीं चलती थी, बड़ी मुश्किल से, बहुत आगे पैदल चल के जाओ तो उस गांव से बस मिलती थी। तो ये लोग बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके किसी की जीप को बुलाते हैं। उस जीप में डिसाइड करते कि हम दोनों तो जाएंगे और 2 लोग और तैयार हो जाते कि हम भी निकल चलते हैं आपके साथ। अब आप जा ही रहे हैं तो हम भी आपके साथ निकल चलते हैं। ये भी 4 लोग मतलब रेडी हो जाते हैं, उस जीप में सवार होते हैं और निकलने लगते हैं।
अब ये तो घर आए थे ना, घर से जीप में बैठे थे और फिर निकल रहे थे। तो क्या होता है कि जैसे ही जीप चल रही थी, अभी तक तो बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, मौसम वगैरह सब कुछ नॉर्मल था, जैसे ही शमशान घाट क्रॉस होने वाला था कि अचानक से जो रमेश की वाइफ है उनको दिखाई देती है अपनी माँ की जो लाश है वो जल रही है शमशान घाट में। तो उनको देख के थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार अभी तक की अर्थी पूरी जली भी नहीं है, लाश पूरी जली भी नहीं है और हम लोग निकलने लगे, माँ की है। अचानक से पीछे से आवाज आती है कि सीमा तू कहां जा रही, सीमा नाम था इनका, सीमा तू कहां जा रही है, अभी रुक जा, तू मत जा, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तू इतनी जल्दी मुझे छोड़ के जा रही, मुझे अंतिम विदाई भी नहीं देगी। ऐसी आवाज आती है। सीमा पलट कर देखती है कि आवाज तो बहुत सुनी सुनी लग रही है, मां की आवाज लग रही है। सेम टू सेम आवाज सीमा के हस्बैंड रमेश को भी आई थी। रमेश भी चौंक गए थे, दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और बार बार अर्थी की तरफ देख रहे थे। अब यही आवाज साथ में बैठे हुए 2 लोगों को, ड्राइवर को भी आ रही थी। ये लोग हैरान कि अगर ये वहम था तो एक साथ 5 लोगों को कैसे हो सकता है। ये आवाज लगातार जो दूर से आ रही थी अब वो पास से आने लगी थी। रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ था, गांव का रोड था, कोई ऐसी प्लेन रोड तो नहीं थी, उबड़ खाबड़ जो पगडंडी वाला इलाका होता है वैसा था। तो गाड़ी धीरे धीरे ही चल रही थी। वो आवाज दूर से अब पास में आने लगी थी। अब ऐसा लग रहा था कि हम जैसे जीप का दरवाजा खोलेंगे वो आवाज बिल्कुल मतलब अंदर ही घुस जाएगी, इतनी नजदीक। तो ड्राइवर ने क्या किया, वहां पे गाड़ी में गाना प्ले कर दिया, क्योंकि लोगों को क्या लग रहा था कि ये आवाज शायद किसी गांव के इंसान की होगी, गांव वाला कोई ऐसा बोल रहा होगा, हो सकता है कोई पागल होगा जो सीमा को बार बार ऐसे चिल्ला रहा होगा, बहुत साल बाद देखा है। तो किसी को नहीं मालूम था कि ये आवाज बिल्कुल उनकी ही आवाज है जिनकी लाश वहां पे चल रही है। ये बात किसको मालूम थी? केवल उनकी बेटी सीमा को और रमेश को। ये बहुत घबरा गए थे सीमा और रमेश। इन्होंने अपना सर नीचे कर लिया और अपने आप को छुपाने की कोशिश करने लगे। जैसे तैसे करके गांव की सीमा क्रॉस हुई और ये आवाज बंद हुई। मतलब ये आवाज शमशान घाट से शुरू हुई थी और वहां तक आ रही थी जहां तक गांव की सीमा खत्म नहीं हो जाती। लगभग 2 किलोमीटर लगातार ये आवाज पीछे उनके गाड़ी का किए जा रही थी। ये लोग अपने गांव पहुंचते हैं, रमेश अपने काम को निपटाते हैं और बस सीमा को वही चीज याद आ रही थी कि कैसे मैं अपने गांव में गई हुई थी, कैसे माँ की लाश मैंने देखी, अर्थी जल रही थी और ऐसा ऐसा हो रहा था, मतलब आवाज आ रही थी, मतलब वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी इस सिचुएशन से यार। अब उस रात को सोती है, उस रात में उसकी माँ उसको सपने में दिखाई देती है। माँ कहती है सपने में कि तूने मुझे अंतिम विदाई तक नहीं दी, मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, तू मेरी नजरों में मर गई है। ऐसा बोल के उसकी माँ रोने लगी, गिड़गिड़ा रही है रोते रोते, बहुत चीख रही है, बहुत ज्यादा खौफनाक रूप बना लिए। सीमा बहुत ज्यादा घबरा गई और चीख के उठी कि ये क्या सपना है, मेरी माँ मुझे डराने की कोशिश कर रही है, मेरी माँ मुझे सपने में कह रही है कि तुम मर गई है मेरे लिए, और इतना ज्यादा रो रही है। सीमा बार बार ये सोचने लगी कहीं मैंने अपनी जिंदगी में कुछ गलत तो नहीं करती। जैसे तैसे करके वो रात तो बीत गई और आने वाली रातों में इस तरह के कोई सपने नहीं आए। लेकिन अब आया माँ का 10वां, जो गांव में होता है ना, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो 10वां दिन होता है। तो इन लोग को भी जाना था। तो क्या होता है कि सीमा बोलती कि मेरी हिम्मत नहीं है जाने की। अपने हस्बैंड को बोलती है आप चले जाओ, मैं नहीं जा सकती। हस्बैंड बोलते हैं कि यार ठीक है चलो ऐसी बात है तो मैं ही चले जाता हूँ, तुम बहुत ज्यादा घबरा रही हो, तुम आराम करो और ज्यादा बाहर मत निकलना। अब रमेश की क्यों हिम्मत होती, क्योंकि रमेश को शुरू से ब्लैक मैजिक करते आता था। जी हाँ, इन्होंने किसी के ऊपर आजमाया नहीं था, लेकिन इन्होंने सीख रखा था, इसलिए ऐसी एनर्जी से, नेगेटिविटी से घबराते नहीं थे। तो ये बोले कि मैं जाऊंगा। ये 10वें में गए, वहां पर सब कुछ क्रियाक्रम किए, काम वाम किए, लौटे। अब 1 साल तक दुनिया पूरी तरह से नॉर्मल रही। बस वो एक ही सपना आया था सीमा को। अब ठीक 1 साल बाद उसी गांव में इनके परिवार में एक खुशी वाला माहौल बनता है, एक कोई सेलिब्रेशन का टाइम आता है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि यार अब हमें जाना चाहिए। इस बात को 1 साल भी हो चुके हैं, माँ की मृत्यु हुई है, अब 1 साल बाद तो उनकी मुक्ति भी मिल चुकी होगी, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है जाने पर। लोग तैयार हो जाते, सीमा भी तैयार थी। ये लोग एक वही प्राइवेट गाड़ी जीप करते हैं और पहुंच रहे थे। जैसे ही गांव की सीमा के अंदर एंटर ही करते हैं ना, वैसे ही सीमा के कान में एक आवाज आती है, बेटा तू आ गई, मैं तेरा इतने समय से इंतजार कर रही थी, अब तक रुकी हुई थी, मैं बहुत खुश हूं। जैसे ही आवाज उसके कानों में सुनाई दी, उसको अकेले को, हाँ, और किसी को नहीं, वो जोर से चीख दी,
बोली कि देखो रमेश, मैं लौट के जा रही हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है गांव में अंदर जाने की, मुझे बार बार माँ की वही आवाज सुनाई देती है। जब भी मैं गांव की सीमा में आती हूँ तो मेरा मन भारी हो जाता है, मेरी हिम्मत नहीं होगी। अब रमेश समझाते हैं कि देखो 1 साल हो चुके हैं, घर पे खुशी का माहौल बना है, चीजें अब ठीक हो रही है धीरे धीरे, क्यों तुम बिगाड़ने में तुली हुई हो? ये एक तरह का वहम भी तो हो सकता है ना। वो भी सोचती है हाँ यार वहम तो हो सकता है, चलो अपने आप को नॉर्मल करती है। उस दिन पहुंचते हैं, पता नहीं किस चीज की खुशी थी, लेकिन कुछ तो सेलिब्रेशन था, नाच गाना होता है, सब कुछ अच्छे से निपटता है, पूरा दिन खत्म होता है, रात का वक्त आता है। रात में अब गांव का घर था तो सब लोग एक ही कमरे में मिले जुले सो रहे थे। अचानक से सीमा को रात में सपने में फिर से माँ दिखाई देती है और वो फिर से रोते हुए दिखाई देती है, फिर से यही बात बोलती है, बेटा मैं तुझसे बहुत नाराज हूं, मैंने इतने दिनों तक तेरा इंतजार की, तू आ तो गई, लेकिन जिस दिन मुझे तेरी जरूरत थी तू नहीं थी, मेरी लाश जल रही थी, तू यहां से चली गई थी, मैं तुझे पुकार रही थी, तूने एक बार भी पलट कर मुझे नहीं देखी, मैं तेरे पीछे भाग रही थी लेकिन फिर भी तूने एक बार गाड़ी नहीं रुकवाई, ये तूने गलत की, मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, मैं तुझे सबसे ज्यादा अपना मानती थी, तू मेरी नजरों में मर गई है। जैसे ये सपना आया उसे, वो जोर से चीख कर उठी और मां चिल्लाई। जितने लोग वहां पर सो रहे थे सब घबरा गए, बोले क्या हो गया क्या हो गया? वो रोने लगी सीमा, यार ऐसा कुछ देखेंगे तो रोने लगेगी ना, और इस तरह का कुछ हो रहा है तो इमेजिन करो कितना ज्यादा अजीब होगा। तो रोने लगी डर के मारे। अब सब लोगों ने जैसे उसको समझाए बुझाए और बड़ी मुश्किल से सुझाया, उसकी नींद भी ऐसी कैसी कच्ची पक्की वाली होती ना, उस रात को लगी। अब क्या होता है कि अगले दिन जैसे ये उठी, ये अजीब सा बिहेव करने लगी। नींद इसकी बड़ी कच्ची पक्की टाइप थी, किसी की नींद खुलती तो देखते थे कि वो बार बार करवट बदल रही है, उठ के बैठ जा रही है, लोगों ने समझे कि अभी बुरा सपना देखी तो नींद नहीं आ रही होगी, चलो जाने दो। सुबह हुआ ये उठी तो बड़ी अजीबोगरीब थी। इसका जो बिहेवियर था ये हूबहू इसकी माँ से मिल रहा था। सब लोग इसे देखकर हैरान हुए। इसे हाथ एक बार लगा के देखे तो इसकी जो बॉडी थी बहुत ज्यादा तप रही थी। थोड़ी देर बाद हाथ लगा के देखे तो इसकी बॉडी बहुत ज्यादा ठंडी पड़ चुकी थी। जैसी वो बात करती थी, जैसी वो चलती फिरती उठती बैठती बोलती थी, वैसी ही हूबहू सीमा कर रही थी, जैसे कि मानो कोई मिमिक्री सीन चल रहा हो यहाँ पे। लेकिन नहीं, ये मजाक नहीं था, सीमा सचमुच में ऐसी हरकतें कर रही थी जो उसकी माँ करती थी। और शरीर इस तरह का अजीब सा बिहेवियर कर रहा था, कभी ठंडा कभी गर्म, खाना वाना खा नहीं रही थी। ऐसे करके 3-4 दिन बीत गए और ये खाना खाई ही नहीं, ना पानी पी। अब घर के लोगों को, गांव के लोगों को टेंशन होगी, 3 दिन से इसने पानी खाना नहीं करी है, कुछ बड़ी परेशानी। क्या करे? ये डॉक्टर से तो नहीं समझ में आने वाली, क्योंकि गांव में कोई ऐसा कोई डॉक्टर था नहीं, कितना छोटा गांव था, मैंने आप लोगों को बताया। एक बुजुर्ग ने बोला देखो पास में एक पुराना शिव मंदिर है, सैकड़ों साल पुराना, जी हाँ 400-500 साल पुराना मंदिर है, वहां पर ले चलते हैं। वहां पर एक बहुत ही बूढ़े पुजारी बैठते हैं, वो आशीर्वाद देंगे तो कुछ ठीक होगा। जैसे तैसे करके लेके जाते हैं। अभी तक उसने ढंग से किसी से बात नहीं की थी, लेकिन शिव मंदिर के अंदर जैसे ही घुसती है वो जोर जोर से रोने लगती है। और अब जो बोल रही थी ना, वो सेम टू सेम ऐसा बोल रही थी कि जैसे कि उसकी माँ बोलती थी। और वही बात रोने लगी और बोली कि मेरी बेटी जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी वो मेरे वक्त पे आई नहीं, आखिरी वक्त में उसने मुझे पलट के नहीं देखी, मेरा साथ छोड़ के चली गई, मैं तड़प रही थी इतने समय से उसके लिए। ये सारी बातें ऐसा बोलने लगी। बोली कि अब मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी, बहुत हो गया, मेरी नजरों में तो ये मर चुकी थी, लेकिन अब जिसकी आत्मा रहेगी मेरे साथ रहेगी, मैं इसे साथ में लेके जा रही हूं। ऐसा जैसे उसने बोली मंदिर में ना वो बेहोश हो गई। सब लोग देखे तो रोने गाने लगे, पति रोने लगा कि क्या हो गया, मर गई क्या? पीछे से पंडित जी आए, पंडित जी ने गंगा जल छिड़के, गंगा जल उसके मुंह में डाले, सांस चल रही थी, सांस नहीं रुकी थी, नब्ज नहीं रुकी थी। और पति यहाँ पे गिड़गिड़ाने लगा और हाथ जोड़ के माफी मांगा कि हमसे गलती हो गई, मेरी पत्नी से गलती हो गई, आपकी बेटी, ऐसा करके पूरे गांव वाले थे यार वहां पे। ऐसे गांव के लोग तो इकट्ठे हो जाते ना ऐसी चीजों में, सब लोग इकट्ठे हो गए, सब उसे गिड़गिड़ाया, उसके सामने रिक्वेस्ट किए और फिर वो फिर से बेहोश हुई। और पंडित जी ने बोले कि अब सब ठीक है, भरोसा करो और घर ले जाओ, रात में उठेगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात में तो नहीं उठी, यही कोई सुबह 4:30 बजे के आसपास उनकी नींद खुली अगले दिन। और ये नॉर्मल थी, इन्हें बहुत भूख लगी हुई थी, ऑब्वियसली पिछले 4 दिन से खाना नहीं खाई थी। खाना खाई बहुत, पानी पी ढेर सारा, लोगों ने जैसे तैसे करके गन्ने वन्ने का जूस होता है उसका इंतजाम किए, उन्हें पिलाए और वो नॉर्मल हुई। और आज भी जब भी वो अपने गांव में जाती है ना, उन्हें वो सब कुछ चीजें याद आती है, लेकिन अब वो चीजें उनके ऊपर हावी नहीं हो पाती है, क्योंकि उनका ये मन मान चुका है कि उनकी माँ को मुक्ति मिल गई है।
लेकिन ये कितना ज्यादा खौफनाक दृश्य रहा होगा, सोचो कितना ज्यादा खौफनाक चीज रही होगी, किसी के साथ ऐसा घट रहा है तो क्या कुछ एक्सपीरियंस करता होगा सामने वाला यार। शुक्र है कि अब सब कुछ ठीक है और आगे भी सब कुछ ठीक रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइएगा। और कोई भी कहानी आप लोगों के पास हो तो लिख भेजिए, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।